सालों बाद आखिरकार उसे अपने सपनों की पत्नी दिखी। लेकिन इस शख्स की शक्ल ने सब कुछ बदल दिया। वह शख्स हाल ही में रिहा हुआ एक अपराधी था, जिसे पहली नजर में ही अपने चाचा की पत्नी से प्यार हो गया था। जब गाड़ी उपनगरों में पहुंची तो शराबी ने पहले अपनी पत्नी को लाड़ से सनी शराब पीने के लिए मजबूर किया और फिर अंकल के सामने अपनी पत्नी की स्कर्ट में हाथ डाल दिया। इससे पहले कि अंकल अपनी बात पूरी कर पाते, उनके साथियों ने उनके खिलाफ गन का इस्तेमाल किया। इस समय अपराधी और भी घमंडी हो गया। वह अपनी पत्नी को अपमानित करने के लिए तैयार था, लेकिन पिस्तौल की धमकी का सामना करते हुए अंकल को पता था कि उसे आवेग में आकर काम नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने शांति से उसे अपने गृहनगर की बोली में कान काटने के लिए कहा। चाचा ने युद्ध के मैदान में अपने अनुभव का इस्तेमाल करके दोनों लोगों को तुरंत नियंत्रित कर लिया, लेकिन उन्होंने एक घातक गलती की, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जमीन पर गिरी पिस्तौल उठाने को कहा। हालांकि जिस क्षण लड़का खड़ा हुआ, दूसरे पक्ष ने उसके बेटे की गर्दन पर दबाव डाला। एक पल में वह निष्क्रिय और सक्रिय हो गया और अपराधी ने भी अपनी दूसरी बंदूकें निकाल लीं, यह जानते हुए कि उसके पास इस समय जीतने का कोई मौका नहीं था। अपने बेटे को देखकर, जिसका गला घोंटा जा रहा था, अंकल को सहन करना पड़ा। फिर अंकल गाड़ी से उतर गए। शांत रात ने उनकी पत्नी की चीखों को विशेष रूप से भेद दिया। उठने के बाद अंकल पागलों की तरह गाड़ी का पीछा करते रहे, लेकिन वे कैसे पकड़ सकते थे? वह केवल गाड़ी को धीरे धीरे उससे दूर जाते हुए देख सकते थे। अंकल ने पहिए की दिशा का अनुसरण किया और खुद को कैमरे के सामने पाया। दुर्भाग्य से उनके बेटे का सिर गोली लगने से जम गया था। उन्होंने अपने बेटे के शरीर को कसकर गले लगा लिया। हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ठंडी लाश ने उसे बताया कि यह सब सच था। अंकल को पता था कि अब दुखी होने का समय नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी अभी भी जीवित थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उठाया और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक उन्हें कोचमैन का शव और गाड़ी मकबरे में खड़ी नहीं मिल गई। आवाज से लगता था कि उनकी पत्नी अभी भी तड़प रही थी, इसलिए अंकल ने जमीन पर पड़ी राइफल उठाई, धीरे धीरे आगे बढ़े और कोचमैन के सिर में गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनने के बाद कैदी इतना डर गया कि वह मदद की गुहार लगाता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी के दर्द को अंकल कैसे आसानी से भुला सकता था? उसने सीधे एक गोली से अपराधी को ढेर कर दिया। लेकिन 7 गोलियां बंदूक की सीमा होती है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के गुस्से और दुख की सीमा नहीं है। अंकल अपनी पत्नी के पास कार के सामने आए। उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी कार में नग्न अवस्था में लेटी हुई है। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चाचा अपनी पत्नी और बेटे के शवों को घर वापस ले आए, तब से साथ रहने का इरादा रखते हुए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे जीवन और मृत्यु का अलगाव हो जाएगा। जब उनका छोटा भाई वापस आया तो अपने और भतीजे के ठंडे शवों को देखकर वह एक पल के लिए अपने भाई को सांत्वना देना नहीं जानता था। उसी समय शहर में बदमाशों का एक बड़ा समूह आया। वे स्थानीय तानाशाह नेगन थे। शहर पर उसका पूर्ण नियंत्रण है और इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अंकल द्वारा मारा गया अपराधी उसका अपना भाई है। अपने भाई को मारने वाले हत्यारे को खोजने के लिए नेगन ने शहर के लोगों को धमकाया। पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि वे अपने आप को सौंप दें, अन्यथा वे हर दिन युद्ध के मैदान में मरेंगे। दोनों नागरिक नेगन से इतने डरे हुए थे कि मेयर को इस बूढ़ी महिला को, जो 50 साल से ज्यादा की थी, स्वेच्छा से बलिदान देने के लिए सहमत होना पड़ा। लेकिन मरने से पहले उसे उम्मीद थी कि मेयर उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। सभी के वोट देने के बाद एक विकलांग व्यक्ति को सौंप दिया गया। बेचारे को चुनने का मौका भी नहीं मिला और वह चिल्लाने लगा कि वह मरना नहीं चाहता। और शेरिफ के काम पूरा हो जाने के बाद नेगन ने एक ही गोली से अपनी दुखद नियति को समाप्त कर दिया। वह मुड़ा और बूढ़े आदमी की ओर चला गया, जिसने उसे कमीना और शैतान कहा, लेकिन नेगन ने उसे अनदेखा कर दिया। यह मजाक नहीं माना गया और नेगन बहुत असंतुष्ट था। जब नगर ने 2 लोगों को सौंप दिया तो उसने एक एक राहगीर को वहां से ले लिया और फिर सबके सामने घोषणा की कि न केवल नगर को हर दिन उनके साथ दफनाया जाएगा, बल्कि दोनों व्यक्तियों को तब तक अपनी मूल सुरक्षा फीस को दोगुना करना होगा जब तक वे अपने आप को नहीं सौंप देते। उस दिन कस्बे में कई अंतिम संस्कार हो रहे थे। अंकल की पत्नी, जेन का भाई, उस युवक की दादी और एक मासूम आदमी अपनी पत्नी को दफना रहे थे। वे अपने भाइयों के साथ शहर में आए थे।
वे अपनी संपत्ति बेचकर पश्चिम की ओर जाना चाहते थे ताकि इस दुखद जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकें। हालांकि दो विदेशी व्यापारियों के आगमन ने भी निवासियों का ध्यान आकर्षित किया। पता चला कि महिला पहले अंकल के साथ उसी गाड़ी में सवार थी, लेकिन अपराधियों के आने के कारण उसे भगा दिया गया था। महिला ने तुरंत जांच की और पाया कि वह आदमी हत्यारा हो सकता है जिसने नेगन के भाई को मार डाला। उसने अपनी जमीन मेयर को बेच दी, और क्योंकि हाल ही में दुनिया अराजकता में रही है, मेयर ने उसे याद दिलाया कि पैसे लगाना बेहतर होगा। फिर जब शू कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया कि सड़क खाली थी। उसके दिमाग में एक बुरा पूर्वाभास आया। जल्द ही कई बंदूकधारी सभी दिशाओं से दिखाई दिए, और अंत में उसने एक बंदूक निकाली और उस आदमी को गोली मार दी जो जमीन पर गिर गया। रात को चाचा को पता चला कि उनके भाई को भी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। उन्होंने शेरिफ से अपने भाई को रिहा करने की विनती की, क्योंकि उनके भाई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वह अकेले ही सारी सजा भुगतेगा। अंकल को लगा कि उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन शेरिफ उन्हें नेगन को सौंपना चाहता था। हालांकि शेरिफ को पता था कि अपराधी की गलती थी। अगर उसने अपराधी को मारने के बजाय उस पर थोड़ी दया दिखाई होती तो शायद अब बहुत से लोगों को मरना न पड़ता। हालांकि अंकल द्वारा मारे जाने वाले अंतिम व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर वह इस अवधि तक जीवित रह सकते हैं तो कानून इस बेचारे पर हावी हो जाएगा। बाकी को बचाने के लिए एक भेड़ का बलिदान। उसे सबके सामने शहर से बाहर ले जाया गया और शहर के लोगों ने खुद को बचाने के लिए एक समझौता कर लिया। साइलेंस के आदमियों द्वारा अंकल को बांधने के कुछ समय बाद नेगन एक महिला के साथ आया। उस महिला का नाम गौरी था और उसे उसके छोटे भाई ने अगवा कर लिया था। अपने दुश्मन का सामना करते हुए गौरी बहुत दुखी नहीं थी। इसके बजाय नेगन को एक दिन के लिए 5 घोड़ों के विश्लेषण को सूरज के सामने उजागर करने की जरूरत थी। एक रात मेयर नेगन के बेस पर आया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आया। इसके बजाय उसने उसे एक ताबूत भेजा और अपनी आइसक्रीम में पैसे ले लिए। उसी समय पीट, जो इमारत में बंद था, गार्ड से बात करने लगा, जिसे खुद ने ही श्राप दिया था। रात को तेज बारिश हुई, जिसका मतलब था कि कुछ होने वाला था। घर में नेगन ने बलात्कार किया, जबकि बाहर पीट को अपने चाचा का पता चल गया था। उसने पहले चुपचाप एक हत्यारे से निपटा और फिर अपने भाई को बचाया, लेकिन जब वह जाने वाला था तो उसकी मुलाकात दुश्मन से हुई जो यहाँ गश्त कर रहा था। वह जानता था कि युद्ध अपरिहार्य लग रहा था, इसीलिए उसने जितनी जल्दी हो सके अपने सामने दुश्मन से निपटा और फिर 2 घोड़ों को लूट लिया और किताब लेकर भाग गया। लेकिन घायल चाचा ऊर्जा समाप्त होने के बाद घोड़े से गिर गए। पीछा करने वालों को देखते हुए जो करीब आते जा रहे थे, पीट जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनमें से कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए उसने किताब को एक पत्थर के पीछे छिपा दिया और राइफल उसके पास छोड़ दी गई और वह दुश्मन का पीछा करने चला गया। एक रात के बाद अंकल अभी भी कोमा में थे और उनका दम घुट रहा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके बगल में रखा पानी साफ है या नहीं, इसलिए वे बस जमीन पर लेट गए और पानी पीने लगे। लेकिन इस समय एक घोड़े ने उसकी यात्रा में बाधा डाली। यह पता चला कि चाचा नेगन के आदमी थे। चाचा फिर से चट्टान के पीछे छिप गए और पीछा करने वालों के गुजरने का इंतजार करने लगे। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि उसके पीछे घसीटा जा रहा व्यक्ति उसका भाई था, जो अब एक लाश बन चुका था। इस समय चाचा का दिल टूट गया। न केवल उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए, बल्कि उसके भाई भी, जो उसके साथ युद्ध के मैदान में लड़े थे, दुखद रूप से मारे गए। लेकिन अब बदला लेने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल असहाय होकर वापस लौट सकता था। नेगन अपने आदमियों के साथ बेस पर वापस लौटा, लेकिन उसने पाया कि घर की रखवाली कर रहे उसके कई आदमी पहले ही मारे जा चुके थे। यह पता चला कि गौरी ने उसके आदमियों को मार डाला और भाग गई और नेगन का सारा पैसा लूट लिया। इस समय गौरी पहले ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। ट्रेन को सुचारू रूप से रवाना होते देख उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। लेकिन जब उसे लगा कि वह आसानी से निकल सकती है, तो क्यों जेन के आदमियों ने ट्रेन रोक दी। गौरी को वापस बेस पर लाया गया। हालांकि वह नेगन की पत्नी थी, लेकिन इस बार उसके व्यवहार ने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसीलिए नेगन ने उसे अपने आदमियों को सौंप दिया। एक बार जब सभी उसके साथ अपने रास्ते पर चले गए, दूसरी तरफ अकेले अंकल को एक परिवार मिल गया। दयालु परिचारिका ने उन्हें अपने साथ ले लिया और उनके लिए कुछ साफ पानी और रोटी छोड़ दी। रात में
अंकल मेयर को खोजने के लिए चुपके से वापस आ गए। उन्होंने सबसे पहले अपने पैसे और जूते वापस लिए और फिर नेगन के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछा। यह पता चला है कि वह और नेगन हमेशा से ही उलझन में रहे हैं। नेगन के अत्याचारों के कारण वाइकिंग के लोग दुख में जी रहे हैं और वे वहां से चले जाना चाहते हैं। मेयर प्राइस मौके का फायदा उठाकर इसे खरीदकर नेगन को सौंप देते हैं। अंत में वे दोनों इसे पैक करके तेल कंपनी के मालिक को बेच देते हैं। इस तरह एक पूरा उद्योग बन जाता है। मेयर की कहानी सुनने के बाद अंकल ने उसे नए बने ताबूत में लेटने दिया। अजीब चीजें मृत्यु के बारे में लिखना कठिन होने का जश्न मनाती हैं। फिर अंकल गोला बारूद खरीदने के लिए सराय में आए और मालिक की दादी को नेगन ने मार दिया था। इसलिए जियो, जो बदला लेने पर तुला हुआ था, वह भी अंकल की मदद करना चाहता था, लेकिन अंकल ने उसे मना कर दिया। अगले दिन घोड़ों का एक समूह एक ताबूत खींचता हुआ नेगन के शिविर में दिखाई दिया। जब उन्होंने ताबूत खोला तो उन्होंने पाया कि यह मेयर का शव था। यह निस्संदेह अंकल द्वारा उनके लिए युद्ध की घोषणा थी। इससे पहले कि नेगन कुछ कर पाता, उसने पाया कि उसके गोदाम में आग लग गई थी और उसके पिता अपने आदमियों के साथ दूरी पर एक घर के नीचे पड़े थे जो आग बुझाने आए थे। कई दुश्मनों से आसानी से निपटने के बाद अंकल भी आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ जाओशू भी बदला लेने के लिए चुपके से बाहर निकल आया। वह सावधानी से छत पर चढ़ गया और विपरीत दिशा में दुश्मनों को भगाना चाहता था, लेकिन उसने जो शोर मचाया वह नीचे की आंखों ने भी सुन लिया। ग्लास ने छत पर कई गोलियां चलाईं। उपन्यास में आगे कोई कार्रवाई नहीं थी, लेकिन उसके साथ लाया गया बेर का तेल उजागर हो गया और तेल यान जिंग के मुंह में धुएं से मिला, जिससे वह जलकर मर गया। निगन ने गलती से गौरी को खोज लिया, जो कि वार्ड में थी, इसलिए उसने उसे मार डाला, लेकिन साथ ही उनकी स्थिति भी उजागर हो गई। अंकल को जांघ में गोली लगी थी, लेकिन जब गंजा आदमी आगे बढ़ा तो उसने घायल अंकल को नहीं देखा। उसने नीचे फर्श पर देखा और नीचे एक हाथ दिखाई दिया और उसके चश्मे को छेद दिया। फिर अंकल ने पीछा किया और इशारे से समस्या का समाधान किया, लेकिन इससे वह पूरी तरह से उजागर हो गया। बस जब अंकल फिर से घर में वापस जाने वाला था तो उसे एक गोली लगी। पता चला कि गोली चलाने वाला व्यक्ति नेगन था और इस समय अंकल अकेला था। नेगन इत्मीनान से चला आया, अंकल को आखिरी गोली मारने के लिए तैयार। गौरी कई सालों से नेगन और भाइयों के साथ बास्केटबॉल खेलती आ रही थी, इसलिए वह इस आदमी से बहुत नफरत करती थी। आखिरकार उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद शेरिफ अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने अंकल की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन शेरिफ बहुत शर्मीला था और उससे कोई मौखिक बातचीत नहीं करना चाहता था। प्रभु आप दोनों को सदा खुश रखे।